Hello dear students, this is Devinder Kaur and welcome to my YouTube channel The Enlightened Room. In this video we are going to start our class 10 chapter 1 chemical reactions and equations. Since you all know this chapter is really vast and deep, so it would take number of videos for me to complete this chapter. Okay, so since we are starting with our first video of this chapter, we would talk about the introduction of this chapter. We would just study about what chemical reactions are and its examples. Okay, so let's start with the changes. चैप्टर का नाम तो केमिकल रिएक्शंस है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट चेंजेस. क्यों? क्योंकि जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसमें हम बात करते हैं चेंजेस के बारे में. उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ठीक है, केमिकल चेंजेस आते हैं. दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. तो चेंजेस क्या है? हमारे आसपास बदलाव हो रहा है, उसे हम चेंज कहते हैं. जैसे ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारे एनवायरनमेंट में चेंजेस आए, ठीक है. उसी तरह हमारे रहन सहन में चेंजेस आ रहे हैं. पहले का लाइफस्टाइल कुछ और होता था, अब का लाइफस्टाइल कुछ और है. बिकॉज ऑफ मॉडर्नाइजेशन, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे लाइफस्टाइल में चेंजेस आए हैं, ठीक है. तो इन द टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द केमिस्ट्री, ओके, व्हाई वी आर सेइंग इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री. बच्चों, आपने क्लास 9 में केमिस्ट्री पढ़ी है, जिसमें आपने एटम्स की बात की, मॉलिक्यूल्स की बात की, कैसे एटम बना, कैसे एटम की डिस्कवरी हुई, उसके जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, हमने इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इन सब के बारे में पढ़ा, ठीक है. सो व्हाट केमिस्ट्री इज? केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. एंड व्हाट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर? मैटर. दे आर मैटर. और इस मैटर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो फिर ये भी हम केमिस्ट्री में ही पढ़ेंगे, ठीक है ना. तो इसलिए हम इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री चेंजेस की बात करेंगे. तो इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री चेंजेस दो तरह के होते हैं, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस. जो फिजिकल चेंजेस हैं वो चेंजेस होते हैं जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, ओके, कोई नया केमिकल सब्सटेंस नहीं बन रहा, ठीक है, वो है फिजिकल चेंज. इसकी आप एग्जांपल ले सकते हो. आपने अपने रेफ्रिजरेटर में से बर्फ़ को निकाला, उसे रूम टेम्परेचर में रख दिया, राइट. तो वो बर्फ़ क्या होगी, आइस क्या होगी, मेल्ट होगी. आप उस चीज़ को देख सकते हो, उसमें फिजिकल चेंज आ रहा है, ठीक है. इसके अलावा आप ये कह सकते हो, आपने चीनी को या नमक को पानी में घोल दिया, फिजिकल चेंज आपको देखने को मिला. पहले वो पाउडर था, अब वो पानी के अंदर घुल गया, तो वो क्या है, फिजिकल चेंज, ठीक है. सिमिलरली हम बात करते हैं केमिकल चेंज की. केमिकल चेंज जिसमें कि है एक नया केमिकल सब्सटेंस बन रहा है, ठीक है. समझ में आई आपको बात? जो नया केमिकल सब्सटेंस जिसमें बन रहा है वो केमिकल चेंज है. इसके एग्जांपल रेस्पिरेशन, बेस्ट एग्जांपल है रेस्पिरेशन. हम क्या है, सांस में O2 इनहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन इनहेल लेकर रहे हैं, अंदर लेके जा रहे हैं, लेकिन जब हम एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं, तब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है. अंदर गई ऑक्सीजन, लेकिन बाहर क्या आई, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है. तो ये क्या हो गया, केमिकल चेंज. इसके अलावा आप कह सकते हो डाइजेशन ऑफ फूड. हमारी बॉडी में जो फूड डाइजेस्ट होता है वो भी क्या होता है, केमिकल चेंज, ठीक है. इसके अलावा और भी बहुत से केमिकल चेंजेस होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, जो कि हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, बिकॉज दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट दिस, ओके. सो लेट्स मूव ऑन टू द केमिकल रिएक्शन. व्हाट केमिकल रिएक्शन इज? इसी केमिकल रिएक्शन से हम बताएंगे कि केमिकल चेंज से हम बताएंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या है. केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसमें कोई ना कोई केमिकल चेंज इन्वॉल्व हो, इसलिए मैंने आपको चेंजेस के बारे में पहले बताया, ठीक है. तो केमिकल रिएक्शन यानी कि कोई ना कोई केमिकल चेंज हो रहा है, यानी कि कोई ना कोई नया केमिकल सब्सटेंस बन रहा है, ठीक है. किसी और शेप में या किसी और फॉर्म में था, आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन वो किसी और फॉर्म में आ गया. यानी कि जब वो पहले था, बिफोर कमिंग इनटू द केमिकल चेंज, वो जो ओल्ड वन था उसने क्या, अपनी आइडेंटिटी को लूज किया. जब उसने अपनी आइडेंटिटी को लूज किया तो वो क्या बना, न्यू सब्सटेंस. तो ये जो ओल्ड है इसको हम क्या दे देंगे नाम, रिएक्टेंट्स. इसको हम नाम दे देंगे रिएक्टेंट्स का. और जब इसमें आएंगे केमिकल चेंजेस,
केमिकल चेंजेस, तो हमारे पास क्या चीज बन के आएगी? प्रोडक्ट। ओके, यानी कि दो या दो से ज्यादा कुछ ऐसे सब्सटेंस हों जिनको क्या है हम आपस में यहाँ पर रिएक्ट करवाएं, ठीक है। और जब वो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कुछ इस तरह से लाएं कि वो जैसे ही एक दूसरे के कांटेक्ट में आए एक केमिकल चेंज हो, एक केमिकल चेंज होने के बाद एक नया प्रोडक्ट बने जिसमें प्रेसिपिटेट्स आ सकते हैं, गैस आ सकती है, एक्वस सोल्यूशन आ सकता है, सॉलिड सब्सटेंस आ सकता है, कुछ भी बन सकता है। वो ये भी हो सकता है यहाँ पर दो लिक्विड हो, यहाँ पर एक गैस और एक सॉलिड सब्सटेंस बने, यहाँ पर एक सॉलिड सब्सटेंस और एक लिक्विड हो, यहाँ पर दोनों दो या दो से ज़्यादा जो भी हमारे पास सब्सटेंसेस बन रहे हैं इन द प्रोडक्ट्स वो लिक्विड हो या सारे के सारे गैसेस फॉर्म में हो, वी नेवर नो। इट इज़ ऑल अबाउट द केमिकल रिएक्शन एंड दिस इज हाउ वी डिफाइन ए केमिकल रिएक्शन। यानी कि पुराना जो सब्सटेंस था जो जिनके बीच एक केमिकल रिएक्शन हुई, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस इन द रिएक्टेंट पार्ट, इन दिस पार्ट जिनमें केमिकल रिएक्शन हुई, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दिया। वो जो थे भूल गए वो क्या थे, उनकी आइडेंटिटी लूज हो गई और एक नई आइडेंटिटी बन के आई जिसको हमने नाम दिया प्रोडक्ट का। दिस इज ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शन। सो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? एक रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है। इसी के कारण हम ये कहते हैं कि जो पुराने जो थे रिएक्टेंट्स थे उसमें उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को क्या किया? लूज, और जो नए प्रोडक्ट आए उस अपने साथ नई आइडेंटिटी लेकर आए, ठीक है। इसकी हम एग्जांपल्स करते हैं, मैं आपको एग्जांपल्स से बताऊंगी क्योंकि इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि आपके लिए चीज़ नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जांपल्स की। सबसे पहली एग्जांपल है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। ये आप अगर स्कूल में तो अब चलो नहीं जा पा रहे हो, वैसे स्कूल्स में आपको ये चीज़ करके भी दिखाई जा सकती है। अभी मेरे पास इस वक्त ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है वरना मैं भी करके दिखाती। क्या होता है, एक मैग्नीशियम रिबन होता है, इतना लंबा होगा कम से कम, ठीक है, ज़्यादा भी होता है, हम उसको काट के इतना सा ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह से होता है, एक मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है। यहाँ पर हमने फ्लेम लगा दी, ठीक है। फ्लेम कहाँ से लगाई? बर्नर से, ठीक है। ये आपका मान लीजिए बर्नर है, बर्नर से आपने फ्लेम लगाई और मैग्नीशियम रिबन को जब हमने बर्न किया, मान लीजिए यहाँ तक बर्न हो गया, और ये जब ये यहाँ तक बर्न होगा ना, यहाँ पर आप एक चाइना डिश लीजिए, ठीक है, उस चाइना डिश में ये बर्न होगी। देखिए कोई भी चीज़ जब बर्न होती है उसके एशेज बचते हैं। कागज़ को बर्न करोगे उसके एशेज होंगे, कपड़े को बर्न करोगे उसके एशेज होंगे। आप ये देखिए कागज़ को बर्न करने पर एशेज डिफरेंट होते हैं, उसकी राख डिफरेंट होती है, कपड़े को बर्न करके उसकी राख डिफरेंट होती है। सिमिलरली इसको आप जब बर्न करोगे ना, इसके वाइट कलर के एशेज आएंगे, वाइट एशेज। ये तो मैंने आपको थ्योरेटिकली बता दिया, लेकिन इसको केमिकली कैसे एक्सप्लेन करना है, राइट। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को पहले ना आपको क्लीन करना पड़ेगा। यहाँ पर तो मैंने बता दिया कि आपने मैग्नीशियम को बर्न करना है, वाइट एशेज आएंगे, लेकिन ऐसे ही नहीं करना, इसको आपको क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर। किसकी हेल्प से आप क्लीन करोगे? सैंड पेपर की हेल्प से आप इस मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करोगे। 9th क्लास में आपने ये सारे सिंबल्स कर लिए थे, सो अभी मैं आपको सीधा शॉर्ट सिंबल्स में ही बताऊंगी, ओके। तो सैंड पेपर से आपने इस तरह से रिबन को क्लीन कर लेना है। मान लीजिए रिबन है, इस तरह से आप इसको क्लीन कर लोगे। क्यों करोगे? क्योंकि जो मैग्नीशियम है ना बहुत जल्दी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाता है, तो उसके ऊपर जब ऑक्सीजन चिपक जाएगी, ठीक है, आसपास की गैसेस उसके ऊपर चिपक जाएंगी, ठीक है, तो क्या होगा, वो अच्छे से एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएगा, बर्न नहीं कर पाएगा, ठीक है। जब आप उसे सैंड पेपर से क्लीन करते हो तो हमारे पास मैग्नीशियम अकेला रह जाता है, थोड़ी बहुत गैसेस ही रह पाती हैं, ठीक है, वो भी नाम मात्र के बराबर होती हैं, ठीक है। तो जब आप उसको बर्न करते हो, हवा में क्या है, जैसे ये फायर है, फायर किसके कारण ज़्यादा फैलती है? ऑक्सीजन के कारण। तो आप क्या कहोगे? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आपने इसको बर्न किया, तो जो वाइट एशेज आपके पास आई है ना, यहाँ पर वाइट एशेज चाइना डिश में देखने को मिली हैं, वो क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये बन के आएगा,
अब देखिए यहाँ पर आपने ये दो लिए, ये दो रिएक्टेंट्स लिए, सॉरी ये दो आपने रिएक्टेंट्स लिए और यहाँ पर प्रोडक्ट बन के आया, राइट। दो रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बना। जरूरी नहीं है कि आपके पास दो रिएक्टेंट है तो दो ही प्रोडक्ट आएंगे, नो, यहाँ पर प्रोडक्ट एक ही फॉर्म में आया है। हाँ, कुछ अमाउंट की एनर्जी भी रिलीज हुई है जिसे हमने यहाँ पर कंसीडर नहीं किया। तो ये तो होगी फर्स्ट एग्जाम्पल। क्या नाम है इस एग्जाम्पल का? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर, एंड दिस एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? इसके रिलेटेड एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, वैसे आपकी एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा करवा रही हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटाशियम आयोडाइड, ठीक है। लेड, अगर आपको सिंबल याद हो, लेड को हम PB से डिनोट करते हैं, नाइट्रेट NO3, तो लेड नाइट्रेट कंबाइन होके PbNO3 ट्वाइस क्या होता है, कलरलेस होता है ये सोल्यूशन। इसको हमने एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, इसको टेस्ट ट्यूब नंबर 1 का नाम दे दिया, ठीक है। फिर हमने लिया पोटाशियम आयोडाइड, ये भी कलरलेस है देखने में, इसको हमने टेस्ट ट्यूब नंबर 2 में डाल दिया, टेस्ट ट्यूब को हमने 2 का नाम दे दिया ताकि हम कंफ्यूज ना हो कौन सी टेस्ट ट्यूब में कौन सा सोल्यूशन है, ठीक है। तो जब दोनों को हमने एक तीसरी टेस्ट ट्यूब में मिक्स किया या मान लीजिए किसी बीकर में मिक्स किया तो हमारे पास क्या आएगा, PbI2, क्या नाम है उसका, लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड और पोटाशियम नाइट्रेट आ गया। लेड आयोडाइड देखिए ये भी कलरलेस था, ये भी कलरलेस था, लेकिन ये येलो कलर का सॉलिड आया जो कि प्रेसिपिटेट फॉर्म में आया है, प्रेसिपिटेट, जिसको आप शॉर्ट में PPT लिखोगे, येलो कलर्ड PPT, ठीक है। लेड आयोडाइड PPT की फॉर्म में आया, येलो कलर का आया, प्लस एक कलरलेस सोल्यूशन हमारे पास बन के आया, क्या, पोटाशियम नाइट्रेट। ओके, सो दिस इज द रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटाशियम आयोडाइड, और इसे आप टेस्ट ट्यूब में कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड एग्जांपल, रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को आपने यहाँ पर DIL डॉट के साथ मेंशन करना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने सिंपल लिखा है लेकिन आपको इसको इस तरह से DIL डॉट के साथ मेंशन करना है। तो क्या लिया हमने, एक इस तरह से कोनिकल फ्लास्क ली। माई ड्राइंग इज नॉट सो गुड, यू ऑल नो वेरी वेल, ओके। सो यहाँ पर हमने इस तरह से एक कोनिकल फ्लास्क ले ली। आई होप आपको पता चल गया अगर आप केमिस्ट्री लैब में गए हो 9th क्लास में, ठीक है। तो ये आपके पास कोनिकल फ्लास्क है जिसमें आपने क्या, जिंक ग्रैन्यूल्स ले लिए इस तरह से, इनकी कोई शेप नहीं होती, कम से कम इतने साइज के होते हैं, सिल्वर सा कलर होता है, सिल्वर भी नहीं होता प्रॉपर, सिल्वर ग्रे ऐसा कलर होता है, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, जिंक, जिसको आपने यहाँ पर तो जिंक लिखा है लेकिन जब आप इन टुकड़ों को देखोगे तो आप उनको बोलोगे जिंक ग्रैन्यूल्स, ओके। इसमें हमने क्या डाला, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जब आप ये डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे दोनों में रिएक्शन होगी, ठीक है। अब जैसे ही दोनों में रिएक्शन होती है हमारे पास क्या है, ऊपर एक गैस निकलनी शुरू हो जाती है, एंड दैट गैस इज हाइड्रोजन गैस, और ये बीकर थोड़ा सा गर्म होना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। इसमें थोड़ा सा हीटिंग इफेक्ट भी आता है, ठीक है। और हमारे पास जैसे हम ये डिल्यूट H2SO4 सोल्यूशन डालते हैं, हमारे पास सोल्यूशन के अंदर ही जिंक सल्फेट सोल्यूशन बनना शुरू हो जाता है जो कि हमें दिखाई नहीं देता और हमें पता भी नहीं चलता कि इसके अंदर ये सोल्यूशन बन जाता है, लेकिन जैसे हमने टेस्ट किए उसके बाद हमें पता चलने लग गया, एक्सपेरिमेंट्स हुए कि यहाँ पर इसके अंदर जिंक सल्फेट सोल्यूशन भी बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल रही है, हमें कैसे पता, क्या करेंगे, यहाँ पर क्या, कैंडल ले लेंगे जिसमें क्या ऑलरेडी फ्लेम चल रही है, ठीक है। तो ये जो फ्लेम चल रही है ना, जो हाइड्रोजन गैस है, जैसे ही इस फ्लेम के कांटेक्ट में आएगी एक पॉपिंग साउंड क्रिएट करेगी,
पॉपिंग साउंड, जिसके कारण हमें पता चलेगा कि हाँ यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि ये भी के साथ में बर्न होती है। हाइड्रोजन गैस जब बर्न होती है वो पॉपिंग साउंड क्रिएट करती है, ये इसकी क्वालिटी होती है। तो इससे इस तरह हो गया हमारा थर्ड एग्जाम्पल। लेकिन अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि जिंक का आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ एक्सपेरिमेंट करना है, उसके साथ रिएक्शन करनी है, तो क्या आपके पास प्रोडक्ट आएगा? ये तो हो गए रिएक्टेंट, ये हो गए प्रोडक्ट। तब प्रोडक्ट कैसे निकालोगे? ठीक है, जिंक को आप HCl के साथ रिएक्ट करोगे। ऑलवेज रिमेंबर टू बैलेंस द इक्वेशन, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जिंक की आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवानी है, आपके पास आएगा जिंक क्लोराइड प्लस H2 गैस। ओके, ये भी एक एक्वस सोल्यूशन है। ठीक है, जिंक क्लोराइड सोल्यूशन बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, क्योंकि दोनों एसिड है। ठीक है, एसिडिक बिहेवियर, बहुत हद तक इनका बिहेवियर सिमिलर है, बस कुछ चेंजेस हैं, दोनों में डिफरेंसेस हैं। लेकिन जिंक के साथ ये ऐसे ही करेंगे, एक हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, एक सोल्यूशन प्रोड्यूस होगा। ओके, नाउ this was all about the introduction of this chapter. In the next video we will talk about the types of chemical reactions.